हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को देख रहे थे, तो आज हम लोग उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सीरीज को देखेंगे, जिसमें आज हम लोग इंटरनल क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो भी इंटरनल क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 224 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके सॉल्यूशन से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बाउंड नियर अ बार मैग्नेट। बोल रहा है कि एक कंपास नीडल वो किस कारण से डिफ्लेक्ट करता है, क्यों डिफ्लेक्ट करता है जब उसको हम लोग एक बार मैग्नेट के नजदीक ले जाते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट के नजदीक ले जाते हैं। तो देखिए, जब बार मैग्नेट के नजदीक हम लोग कंपास नीडल को ले जाते हैं तो वो इसलिए डिफ्लेक्ट करता है क्योंकि बार मैग्नेट और कंपास नीडल दोनों क्या है, एक तरह का मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक तरह का मैग्नेट होने के कारण दोनों के पास क्या होगा, अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जब हम लोग सपोज कीजिए कि ये हम लोग का बार मैग्नेट है और ये क्या है, हम लोग का कंपास नीडल है, तो ये जब हम लोग नजदीक ले जाएंगे तो दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। और जब इंटरेक्ट करेगा तो ये कंपास नीडल जो होगा वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, किस कारण से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि कंपास नीडल का साइज जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेरिजन टू बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये आंसर लिखेंगे, अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर जाता है व्हेन बाउट नियर अ मैग्नेट, जब उसको हम लोग मैग्नेट के नजदीक लाते हैं। बिकॉज कंपास नीडल एंड बार मैग्नेट, क्योंकि कंपास नीडल और बार मैग्नेट बोथ हैव देयर ऑन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के पास क्या होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड व्हेन कंपास नीडल बाउट नियर अ बार मैग्नेट, और जब कंपास नीडल को हम लोग बार मैग्नेट के नजदीक ले जाते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कंपास नीडल का और बार मैग्नेट का दोनों क्या हो जाता है, इंटरलिंक्ड हो जाता है या फिर इंटरेक्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर जाता है, संपर्क में आता है। एंड कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, और कंपास नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है किसके कारण से, तो इसका स्मॉलर साइज होने के कारण से इन कंपैरिजन टू बार मैग्नेट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब जो है वो हम लोग पेज नंबर 228 के क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट को देखेंगे। बोल रहा है कि एक बार मैग्नेट के अराउंड, एक बार मैग्नेट के चारों ओर जो मैग्नेटिक लाइंस होता है उसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट ले लेंगे। बार मैग्नेट पता होगा आप लोग का, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, तो ये हो गया बार मैग्नेट। अच्छा, दो पोल होता है किसी भी मैग्नेट का, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, आउटसाइड द मैग्नेट अगर बात करें, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट अगर बात करें तो नॉर्थ पोल जो होता है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक लाइंस को, और साउथ पोल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन इनसाइड अगर बात करें तो साउथ पोल क्या करता है, जनरेट करता है, और नॉर्थ पोल एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से सबसे पहले इनसाइड वाला दिखा लेते हैं। साउथ पोल क्या किया, जनरेट किया, नॉर्थ पोल एक्सेप्ट किया। अब देखिए बाहर अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ये जो होगा हाफ सर्कल समझ लीजिए, हाफ सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग इस तरह से। नॉर्थ पोल क्या करेगा, जनरेट करेगा, साउथ पोल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से हम लोग नीचे भी बना लेंगे। साउथ पोल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, नॉर्थ पोल क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा 19-20 होगा, आप देख लीजिएगा इस तरह से। इसी तरह से और भी बन सकता है। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग और बड़ा बड़ा बनाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये मैग्नेटिक लाइंस का जो स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, कमजोर होते जाता है ना, वीक होते जाता है। स्ट्रेंथ बोले तो कम होते जाता है। एक बार और कर लेते हैं।
अच्छा, ऊपर भी एक बार और कर लेते हैं। नॉर्थ पोल जनरेट, साउथ पोल एक्सेप्ट, साउथ पोल एक्सेप्ट, नॉर्थ पोल जनरेट। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उस टाइम ऐसे ऐसे होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल जनरेट, नॉर्थ पोल जनरेट, नॉर्थ पोल जनरेट, इधर भी उस तरह से कर देंगे। साउथ पोल एक्सेप्ट, साउथ पोल एक्सेप्ट, साउथ पोल एक्सेप्ट। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट का आपका डायग्राम। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कीजिए, बहुत बढ़िया ड्रॉ होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आप जो है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, समझिए। अगर दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि समझ लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हो गया आपका, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया और दूसरा भी इस तरह से हुआ, मतलब कि इस पॉइंट पे क्या किया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका हो गया M1 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो दैट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम लोग कंपास निडल को रख दे, किसको रख दे, कंपास निडल को अगर रख दे, तो ये जो कंपास निडल होगा, ये कंपास निडल, कंपास निडल, तो कंपास निडल को अगर हम लोग रख दें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कंपास निडल जो होगा वो दो अलग अलग डायरेक्शन को बताएगा। क्या बताएगा, दो अलग अलग डायरेक्शन को, एक इस साइड बताएगा और दूसरा इस साइड बताएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब बताइए एक ही पॉइंट पे अगर हम रख दे कंपास निडल को और दो अलग अलग डायरेक्शन बता रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं ना पॉसिबल है। तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि बिकॉज इफ दे डू सो, अगर ये ऐसा करते हैं, इट वुड मीन दैट, इसका मतलब होगा कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर अगर हम लोग कंपास को रख दे, कंपास निडल को रख दे, कंपास का प्रयोग किसमें किया जाता है, डायरेक्शन को फाइंड करने में। ठीक है, तो कंपास निडल को रख दे, तो कंपास निडल जो होगा वो दो अलग अलग डायरेक्शन को शो करेगा, है ना, पॉइंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्लियर है? अब जो है पेज नंबर 229 से 230 के बीच में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। बोल रहा है एक प्लेन ऑफ द टेबल है, मींस टेबल का एक प्लेन है, सपोज कीजिए ये आपका टेबल है। ठीक है, ये आपका टेबल है और इस पे क्या है, एक सर्कुलर लूप है। क्या है, सर्कुलर लूप मींस सर्कल शेप में एक लूप है जो कि वायर का है और वो टेबल के प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये आपका टेबल हो गया, मान लीजिए टेबल का प्लेन है, इसके ऊपर क्या है, सर्कुलर लूप। तो ये आप मान लीजिए सर्कुलर लूप, इस तरह से यह हो गया आपका सर्कुलर लूप। इसमें क्या लगा हुआ, वायर लगा हुआ। ठीक है, ये वायर का है। ठीक, बोला लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अब मानिए कि जो करंट पास कर रहा है लूप में वो क्लॉकवाइज पास कर रहा है। तो क्लॉकवाइज कैसा होता है, घड़ी का कांटा ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता है इधर से इधर, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोलते तो ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। अब बोल रहा है कि अप्लाई कीजिए राइट हैंड रूल को टू फाइंड आउट, फाइंड करने के लिए किसका, क्या चीज,
तो इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन को फाइंड कीजिए। ठीक है, फिर से एक बार, एक सर्कुलर लूप मानिए वायर का है जो कि प्लेन ऑफ द टेबल पर लाई किया हुआ है, पड़ा हुआ है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अब जो है इस सर्कुलर लूप में जो करंट पास कर रहा है वो क्लॉकवाइज पास कर रहा है। अब क्या करना है आपको, राइट हैंड रूल अप्लाई करना है ताकि आप लोग फाइंड कर पाए कि लूप के इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो है राइट हैंड रूल। यहाँ पे राइट हैंड रूल का मतलब ये नहीं है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, यहाँ पे बात किसका हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल का। किसका बात हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल का। थंब रूल इसका बात हो रहा है, ना कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड का। क्लियर है, इसका बात नहीं हो रहा, किसका बात हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल का। तो पहला बात ये हो गया। अब देखिए, तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्लेमिंग्स सॉरी राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है। सपोज कीजिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहाँ एक पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट में कुछ पार्ट जो होगा इसका वो स्ट्रेट होगा, इस तरह से होगा। बहुत छोटा अगर इसका पार्ट लेते हैं हम लोग तो वो स्ट्रेट आता है। ठीक है, तो इस तरह से। अब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना, ऐसे अप साइड। तो अप साइड अब क्या लगाते हैं हम लोग, फ्लेमिंग सॉरी राइट हैंड थंब रूल को लगाते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल, थंब क्या बताता है, करंट के डायरेक्शन को। तो करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, तो ऊपर लगा दिए। अब देखिए ये जो आपका है ये कर्ल फिंगर्स जो कि इसके ऊपर लपेटा गया हम लोग का उंगली, जो वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये बात करें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, तो ये इनसाइड द लूप है, लूप के अंदर जा रहा है ना, तो लूप के इनसाइड हो जाएगा ये। तो देखिए इनसाइड द लूप अगर बात करें तो हम लोग का फिंगर जो है वो कैसे है, इस तरह से दिख रहा है आपको, इस तरह से। तो इस तरह से दैट मीन्स क्या हो रहा है, इनवर्ड जा रहा है। किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं, इनवर्ड, इनवर्ड। ठीक है, अच्छा आउटसाइड द लूप बात करें तो आउटसाइड द लूप तो कैसे होगा, आउटसाइड द लूप ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे है ना, आउटसाइड द लूप। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, नीचे से निकल के ऊपर आ रहा है ना, तो आउटवर्ड हो जाएगा। तो आउटवर्ड इसको कर देंगे आउटवर्ड। अच्छा, यही वाला निकल करके बाहर आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ये आउटवर्ड हो गया, कोई दिक्कत, इसको आप मिटा दीजिए और भी बढ़िया से दिखेगा इस तरह से। तो इनसाइड द मैग्नेट अगर बात करें तो इनवर्ड एंड आउटसाइड द मैग्नेट करें तो आउटवर्ड। कोई प्रॉब्लम, इनसाइड द मैग्नेट इनवर्ड और आउटसाइड द मैग्नेट आउटवर्ड। इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे क्या होगा, क्या करेंगे, इसमें भी वही तरह से स्ट्रेट आएगा इस तरह से। इसमें लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर है, करंट के डायरेक्शन नीचे की ओर। तो ये ऐसे करेंगे। इनसाइड द मैग्नेट पहले फाइंड करते हैं, तो इनसाइड द मैग्नेट कुछ इस तरह से होगा, होगा ना, इस तरह से दिख रहा है ऐसे। तो इनसाइड द मैग्नेट बात करें तो ये ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसा आएगा, देखिए इनसाइड द मैग्नेट, सॉरी इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, तो इनसाइड द मैग्नेट इनवर्ड जा रहा है, या आउटसाइड द मैग्नेट हो गया। और ऐसे करेंगे अगर, ये आउटसाइड द मैग्नेट, और ऐसे करेंगे, सॉरी इनसाइड द मैग्नेट ही ऐसे, है ना, ऐसे करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से इनवर्ड, ये इनवर्ड द मैग्नेट हो जाएगा, सर्कुलर लूप, इनवर्ड द सर्कुलर लूप कुछ इस तरह से होगा।
तो ये इनवर्ट करेंगे, इनवर्ट। अब क्या होगा, आउटवर्ड देखते हैं, तो आउटवर्ड कैसे हो जाएगा, करंट नीचे की ओर, ये आ गया आपका आउटवर्ड, नीचे से ऊपर, मीन्स आउटवर्ड आ रहा, आउटसाइड द लूप कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। तो इसको ऐसे कर देते हैं, इस तरह से होगा, ये सर्कल में होगा, ठीक है, ये होगी आपका। अच्छा, इस पॉइंट पे बात करते हैं, इस पॉइंट पे कैसा होगा, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे अगर देखें तो करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, तो ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ऐसे इनसाइड द मैग्नेट पहले बात करते हैं, तो इनसाइड द मैग्नेट कैसे हो जाएगा, ऐसे है ना, ऐसे दिख रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, इनवर्ड, इसमें भी इनवर्ड, प्रैक्टिकल कीजिएगा खुद समझ में आएगा। अब इनवर्ड हो गया। अच्छा, अब आउटसाइड द सर्कुलर लूप कैसा होगा, आउटसाइड, तो आउटसाइड ऐसे, ऐसे होगा, मीन्स आउटवर्ड आ रहा है करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो कैसे आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो आउटवर्ड, 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 ठीक है, क्लियरली हो गया। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों केस हम लोग लिए, तो यहाँ पे क्लियरली क्या हो रहा है, क्लियरली ये हो रहा है कि अगर इनसाइड द लूप हम लोग देख रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड जा रहा है, और आउटसाइड द लूप अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो आउटसाइड है, ठीक है। इन इनसाइड द लूप बात करें तो कैसा हो रहा है, इनवर्ड, इनवर्ड है ना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और आउटसाइड बात कर रहे हैं तो कैसे जा रहा है, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, सिंपली आंसर जो लिख देंगे वो लिखेंगे एज वी गो इनसाइड द लूप, एज वी गो इनसाइड द लूप, जब हम लोग इनसाइड द लूप में जाते हैं और अप्लाई करते हैं, एंड देन अप्लाई द राइट हैंड रूल, देन वी फाइंड दैट इनसाइड द लूप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्या, इनवर्ड, एंड आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द लूप इज आउटवर्ड। तो यहाँ आंसर लिख लेंगे, as we apply the right hand rule inside the loop, then the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड, इज सॉरी इनवर्ड, एंड आउटसाइड द लूप इज क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसको आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, खुद समझ में आएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, ऐसे है, ये इस पॉइंट पे देखिए ऐसे है, तो ऐसे जाएगा, इनवर्ड बात कर रहे हैं तो इनवर्ड कैसे हो जाएगा, ऐसे ना, इस तरह से होगा, दिख रहा होगा आपको, इस तरह से, तो इस तरह से जो होगा तो ये इनवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड कैसे जाएगा, तो आउटवर्ड ऐसे आएगा, है ना, आउटसाइड द लूप ऐसे आएगा आउटवर्ड। तो ये आप कर सकते हैं इजीली, बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना याद रखिए कि इनसाइड जाएंगे तो इनवर्ड, आउटसाइड जाएंगे आउटवर्ड, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब जो है हम लोग पेज नंबर 239 से लेकर 240 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं, क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, बोल रहा है कि एक रीजन दिया गया है आपको और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक रीजन कोई भी दिया गया और उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट, एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए इसको दिखाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देना। तो पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे
यूनिफॉर्म जब भी होता है, यूनिफॉर्म मोशन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो आप लोग यूनिफॉर्म मोशन को दिखाने के लिए क्या करते थे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते थे इस तरह से। तो ये हो गया आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म रीजन। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को दिखा देते क्लास 9 में, उसी तरह से क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कोई एक रीजन में दिखाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वो हम लोग देखेंगे पेज नंबर 231 से लेकर 232 का जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंटरनल एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज, मतलब इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी फोटोन का जो है वो चेंज कर सकता है while it moves freely in a magnetic field। जब इसको हम लोग जब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में या फ्रीली मूव करेगा, कौन, प्रोटॉन जब होगा, प्रोटॉन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली जब मूव करेगा, तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी प्रोटॉन का जो चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन का मास होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, प्रोटॉन का मास फिक्स होता है, तो प्रोटॉन का मास चेंज नहीं करेगा। ठीक, स्पीड अगर बात करें, स्पीड, वेलोसिटी और मोमेंटम में, तो क्या होगा, देखिए स्पीड जो होता है वो भी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, स्पीड तो होगा नहीं, स्पीड अगर करे तो स्पीड में क्या होगा, डायरेक्शन भी जुड़ जाएगा ना, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेगा, मूव करेगा। तो प्रोटॉन जो होगा वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो स्पीड तो होगा, लेकिन वेलोसिटी भी उसमें अगर डायरेक्शन ऐड कर दें स्पीड में, तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो वेलोसिटी सही हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी अगर चेंज करेगा तो क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी और डी। तो अब जो है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन एक्टिविटी 13.7, तो एक्टिविटी 13.7 जो आपका बुक में दिया गया है उसको देख लीजिए। उसमें क्या बताया गया है कि एक रॉड है, एल्युमिनियम रॉड, जो कि लगभग 5 सेंटीमीटर का है, और उसका नाम क्या दिया गया, ए बी नाम दिया गया। ठीक है, और ये ए बी जो एल्युमिनियम रॉड है उसको एक वायर के थ्रू से, स्विच के थ्रू से और बैटरी के थ्रू से कनेक्टेड है वो, और इसको एक आयरन रोड की मदद से, ठीक है, सॉरी, आयरन स्टैंड की मदद से इसको हैंग किया गया है। ठीक, हॉरिजॉन्टली। अब क्या किया गया है, इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड हॉर्स मैग्नेट को प्लेस कर दिया गया है, और हॉर्स मैग्नेट को इस तरह से प्लेस किया गया है कि इसका नॉर्थ पोल नीचे और साउथ पोल ऊपर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम नीचे टू ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से कनेक्टेड है। ये आपका रोड हो गया, ये आपका एल्युमिनियम रोड हो गया, ये आपका क्या हो गया, हॉर्स मैग्नेट हो गया इस तरह से, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर। तो आप बताइए, हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसके बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो एक इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा, है ना, यही ना पढ़े थे। तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पास इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिए हैं तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा इक्वल और अपोजिट। तो जब फोर्स लगेगा इस पे, तो ये क्या होगा, रोड जो होगा वो कुछ डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो पूछ रहा है कि अगर करंट रोड ए बी में हम लोग करंट को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उस रोड ए बी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या प्रभाव आएगा, क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, करंट को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो पहला का क्या हो जाएगा, also increases, also increases। ठीक है, ऐसे लिखेंगे पूरा, करंट इन रोड ए बी इज इंक्रीज्ड देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी also increases। ठीक है,
उसके बाद बोल रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज। अगर हम लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट, ये जो आपका मैग्नेट लगा हॉर्स शू मैग्नेट, इससे और भी ज्यादा हॉर्स और भी ज्यादा पावरफुल मैग्नेट अगर लगा दे तो क्या होगा? तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, मींस हॉट शू मैग्नेट जो है वो और भी ज्यादा पावरफुल लेता है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एल्युमिनियम रोड का वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑल्सो इंक्रीज है। तो लिखेंगे अ स्ट्रॉन्गर हॉट शू मैग्नेट इज यूज्ड देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी इंक्रीजेज। इसमें भी क्या होगा? इंक्रीजेज, इंक्रीज करेगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर, एंड लेंथ ऑफ द रोड ए बी इज इंक्रीज। अगर हम लोग रोड ए बी जो है, जो ए बी रोड है उसका लेंथ को अगर इंक्रीज कर देंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा उसके डिस्प्लेसमेंट पे? तो अगर लेंथ अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, लेंथ बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस कर, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो और भी ज्यादा होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? also also increases। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, उसके बाद आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल, उसको अगर हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाता है। जब सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? देखिए इसको समझिए। देखिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इधर है, ये साइड है, तो करंट का डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट होगा, मतलब इधर होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और उसका डायरेक्शन अगर इधर है तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा? इधर ही होगा। अच्छा, इस केस में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब जिधर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन होगा मोशन का, उधर ही क्या होगा? आपका करंट का भी डायरेक्शन होगा। तो ये आपका हो गया, समझ लीजिए। डायरेक्शन हम कर देते हैं ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। अब क्या बोल रहा है कि जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है वो आपका वेस्ट की ओर प्रोजेक्ट किया गया है इधर। अब ये चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल्स का। अब देखिए अल्फा पार्टिकल्स का मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में वेस्ट की ओर है। ठीक, अब वेस्ट की ओर है, दैट मींस करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा? इधर ही होगा, क्योंकि अभी क्या बताए थे? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के ठीक अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की बात करें जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो जिधर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है उधर ही करंट का भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन भी इधर ही हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए जब ये मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख दिए अल्फा पार्टिकल्स को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण नॉर्थ की ओर डिफ्लेक्ट कर गया। किधर कर गया? नॉर्थ की ओर डिफ्लेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए, फोर्स किधर लगा है? यहाँ पे ना, जब इधर डिफ्लेक्ट किया है फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, तो फोर्स का डायरेक्शन भी इधर होगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। क्लियर? अब फोर्स का डायरेक्शन देखिए, अब हम लोग लगाते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में कौन क्या बताता है? आपका थंब फिंगर क्या बताता है? फोर्स। मिडिल फिंगर फोर्थ फिंगर क्या बताता है? आपका मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताता है? करंट को। फिर से ये क्या बताता है? तो आपका फोर्स को,
ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये करंट को। तो इसमें अप्लाई करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर। तो फोर्स कौन बताता है, ये है ना, ये बताता है। तो ये हो गया। अच्छा, और करंट के डायरेक्शन को कौन बताता है, ये है ना, मिडिल फिंगर। तो ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया आपका मिडिल फिंगर। तो इस तरह से हो जाएगा, मिडिल फिंगर ऐसे है इस डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को, ये हो गया आपका फोर्स डायरेक्शन। अच्छा, ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, अपवार्ड आ रहा है नजर। तो अपवार्ड नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवार्ड। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो है वो हम लोग पेज नंबर 233 का क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को परिभाषित कीजिए, उसको देखेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थंब फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर में स्ट्रेच कर दें, मींस अरेंज कर दें परपेंडिकुलर में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के 90 डिग्री, और ये भी एक दूसरे के 90 डिग्री, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग स्ट्रेच कर दे तो हम लोग का फोर फिंगर, अगर हम लोग का फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है, और हम लोग का मिडिल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो हम लोग का जो थंब फिंगर होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, थंब फिंगर सॉरी फोर फिंगर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, जो आपका मिडिल फिंगर होगा वो आपका करंट के डायरेक्शन को, और जो थंब फिंगर बच गया वो आपका फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। तो यही आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ लीजिए एक बार आंसर में, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार स्ट्रेच योर थंब फिंगर, अपना थंब फिंगर, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर किसका, तो लेफ्ट हैंड का, इस तरह से स्ट्रेच करना है, मोड़ना है कि ये तीनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, कुछ इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, और मिडिल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो जो आपका थंब फिंगर होगा वो आपका फोर्स के डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, सिद्धांत क्या होता है, किस पर वो काम करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उस पर बेस्ड होता है कौन, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, होता क्या है कि अगर हम लोग एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तो ये जो करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है वो क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और इस फोर्स के कारण वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ये जो डायरेक्शन दिया जाता है रेक्टेंगुलर कॉइल के रोटेशन का, वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब जो है हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग्स इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग्स का रोल क्या होता है, क्या भूमिका होता है। देखिए स्प्लिट रिंग्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर जब हम आपको बता रहे थे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, तो उसमें स्प्लिट रिंग्स का हम फंक्शन के बारे में आपको बताए थे कि स्प्लिट रिंग्स का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो वही हो गया रोल। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो स्प्लिट रिंग्स का जो इलेक्ट्रिक मोटर में रोल होता है वो ये होता है कि ये जो स्प्लिट रिंग्स होता है वो क्या करता है, कॉइल में करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है, मींस चेंज करते रहता है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन को चेंज करते रहता है कॉइल में आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। किसके बाद, तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, कॉइल के हर एक
हाफ रोटेशन के बाद करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, ड्यू टू दिस रिवर्सल ऑफ द करंट द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। और इस रिवर्स करंट के रिवर्सल के कारण, मींस करंट जो हमेशा चेंज होते रहता है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, उसके कारण क्या होता है, जो कॉइल होता है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। ठीक है, रोटेट करना चालू करता है। ठीक है, अगर ये रिवर्स नहीं करता अपने डायरेक्शन को तो क्या होता, इलेक्ट्रिक मोटर का जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो एक बार इस तरह से घूमता, फिर हाफ रोटेशन के बाद फिर इस तरह से घूमता। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगा हुआ तो उसके कारण क्या है कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है वो पूरी तरह से घूम पाता है। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब जो है वो हम लोग पेज नंबर 236 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। बोल रहा है अलग अलग तरीका बताए। ठीक है, अलग अलग तरीका को एक्सप्लेन करें जिससे कि हम लोग एक कॉइल में करंट को इंड्यूस कर सके, मींस करंट को उत्पन्न कर सके। ठीक है, कॉइल में तो क्या तरीका होता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है करंट को इंड्यूस करने का एक कॉइल में वो ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देंगे किसी एक कॉइल के अंदर। समझ लीजिए ये कॉइल है आपका, तो इस कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा चीज है कि कोई अगर मैग्नेट है, समझ लीजिए कि ये आपका मैग्नेट है और ये मैग्नेट को अगर हम लोग इसे नजदीक लेके जाएंगे या इसे दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से इसमें क्या आ सकता है, इंड्यूस करंट हो सकता है। ठीक है, करंट इंड्यूस हो सकता है। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, बाय मूविंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ लीजिए कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये कॉइल है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर हम लोग इस कॉइल को ले जाएं, इस कॉइल को अगर हम ले जाए मैग्नेटिक फील्ड के पास तो क्या हो सकता है, इसमें करंट आ सकता है, करंट इंड्यूस हो सकता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, बाय रोटेटिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या करना है, कॉइल को रोटेट करना है और कॉइल को रोटेट करने से क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन तरीका हो गया। इन तीन तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉइल में हम लोग करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है 237 का और 238 का, ये दोनों पेज नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछने वाला इस साल नहीं है, तो उसको पढ़ना अभी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश